प्रश्न एक, विधि कितने प्रकार की होती है? सिविल प्रक्रिया संहिता किस प्रकार की विधि है? उत्तर है, विधि को हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, सारभूत विधियाँ, दूसरा प्रक्रियात्मक विधियाँ। सारभूत विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविदा विधि, भारतीय दंड संहिता, भारत का संविधान आदि। दो, प्रक्रियात्मक विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसके माध्यम से व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्य को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित कराया जाता है, जिससे उनको उपचार प्राप्त हो पाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता भी एक प्रकार की प्रक्रियात्मक विधि है जिसके माध्यम से सिविल न्यायालयों में चलने वाली कार्रवाइयों में ही लागू होती है। प्रश्न दो, डिक्री से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, डिक्री की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई है। सामान्य रूप से डिक्री किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में वाद के पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से निर्धारित करता है। प्रश्न 3, प्रारंभिक आज्ञप्ति को समझाइए। उत्तर, प्रारंभिक आज्ञप्ति सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार प्रारंभिक डिक्री वह होती है जो वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पूर्व आगे और कार्रवाई की जाती है। प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से न्यायालय वाद में विवादग्रस्त मामले में कुछ एक के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करता है, परंतु ऐसा करने से वाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं हो जाता तथा प्रारंभिक आज्ञप्ति प्राप्त किए जाने पर न्यायालय का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, परंतु वाद में अगली कार्रवाई करनी शेष रह जाती है। प्रश्न 4, क्या निम्न मामलों में न्यायालय द्वारा किया गया फैसला डिक्री माना जाएगा? ए, वाद पत्र की नामंजूरी। बी, चूक के लिए खारिज करना। ए, वाद पत्र की नामंजूरी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई आज्ञप्ति की परिभाषा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी वाद पत्र की अस्वीकृति एक आज्ञप्ति समझी जाएगी। एक वाद पत्र निम्न आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान करने में असफल रहने पर। 2, वादकरण के अभाव में प्रतिवादी में से कुछ को मुक्त करने का आदेश। 3, पूर्वबंध की अंतिम आज्ञप्ति को अस्वीकृत करने का आदेश। 4, स्टाम्प शुल्क के अभाव में वाद पत्र को अस्वीकृत करने का आदेश। 5, वितरण न पेश करने पर प्रतिवादियों को मुक्त करने का आदेश। 6, अपीली न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में दिए गए निर्णय को निरस्त करने का आदेश। 7, एक वाद को निपटाकर किसी अन्य विवाद को निपटाने हेतु निचली अदालत को वापस करने का आदेश। 8, किसी वाद में उपशमन का आदेश। 9, किसी आज्ञप्ति के निष्पादन को रोकने का आदेश। 10, किसी प्रति अपील को विराम करने का आदेश। 11, अभिलेख पर वैध प्रतिनिधि लाने को अस्वीकार करने का आदेश। बी, चूक के कारण वाद को निरस्त करने का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार चूक के कारण वाद को निरस्त करने का आदेश आज्ञप्ति में शामिल नहीं होता। चूक वाद या अपील को आगे न बढ़ाने से हो सकती है या उपस्थित होने में चूक हो सकती है। प्रश्न 5, प्रारंभिक आज्ञप्ति एवं अंतिम आज्ञप्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रारंभिक आज्ञप्ति और अंतिम आज्ञप्ति में निम्नलिखित अंतर किए जा सकते हैं। 1,
प्रारंभिक आज्ञप्ति में वाद के पक्षकारों के सभी अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता, बल्कि विवादित विषयों में से कुछ के संबंध में अभिनिर्णय होता है, जबकि अंतिम डिक्री में पक्षकारों से संबंधित सभी विवादित विषयों पर निर्णय होता है। 2. सभी मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित करना आवश्यक नहीं है, किंतु अंतिम डिक्री पारित करना सभी मामलों में आवश्यक होता है। 3. प्रारंभिक डिक्री केवल ऐसे मामले में ही पारित की जा सकती है जिसके बारे में संहिता में उपबंध किया गया है, जैसे आदेश 20, नियम 12, 13, 14, 15 और 16। अंतिम डिक्री पारित करने के लिए ऐसी कोई शर्त विहित नहीं है। प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने के बाद भी मामले में पूर्ण रूपेण निस्तारण हेतु अंतिम डिक्री पारित होना आवश्यक है, जबकि अंतिम डिक्री पारित हो जाने के बाद प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की जा सकती।